है और वडीलों का तो आशीर्वाद और युवा चेतनाओं की शक्ति से कार्य संपादित होते हैं। इसी कड़ी में संगठन के अधिवक्ता आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी को अनुरोध करता हूं कि पधारें और अपनी वाणी के माध्यम से डीम्ड फॉरेस्ट के संदर्भ में जो भी जानकारी है हम सबको देकर अनुग्रहित करें। आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी। मंच पे उपस्थित संत, देव वन भूमि को बचाने के लिए अपने बीच में अपने संरक्षक और इस संगठन को खड़ा करने वाले माननीय श्रीमान मंत्री महोदय देवी सिंह साहब, संस्था शिवांची गेट गौशाला के संस्थापक, सामने उपस्थित सारे विराजमान अपनी अपनी फील्ड के गणमान्य लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज मुख्यतः जो मेरे को सूरजमाल सिंह जी ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है जिसके ऊपर मेरे को आप सब लोगों के बीच में अपना एक डिस्कशन होगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय और भारत के अंदर विभिन्न राज्यों की सरकारों ने एक स्टेप उठाया है जिसमें अपनी जो ओरण भूमियां हैं उनको डीम्ड फॉरेस्ट की संज्ञा दी गई है और अगर उन ओरण भूमियों को डीम्ड फॉरेस्ट मान लिया जाता है उससे अपने हानि क्या होनी है और उससे अपने लाभ क्या होना है। राजस्थान भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान का 10% भूभाग का मालिक है। हालांकि 1% पीने का पानी राजस्थान को मिलता है। राजस्थान के पहले 32 अब 50 से 51 जिलों में सबसे बड़ा जिला हिंदुस्तान का जैसलमेर है। जैसलमेर के अंदर हाल ही में जो ओरण चिन्हित करी है, सबसे ज़्यादा ओरण जमीन के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जैसलमेर में 2,02,000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करी है। उस 2 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर 17,000 हेक्टेयर 1,29,000 बीघा जमीन मेरे गांव में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार की सबसे बड़ी ओरण श्री भादरिया राय भूमि की ओरण है जिसका मैं वासिंदा हूं। आज डीम्ड फॉरेस्ट की संज्ञा क्या है? डीम्ड फॉरेस्ट की कानूनी रूप से, चूंकि मैं एक विधि का स्टूडेंट हूं तो मेरे को ये मौका दिया गया है कि डीम्ड फॉरेस्ट के ऊपर आज की तारीख में हिंदुस्तान में क्या स्टेटस है उसके ऊपर मेरे को बोलना है। उससे पहले मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य पेश करूंगा कि ये डीम्ड फॉरेस्ट का ये गुणा भाग, ये कहानी कहां से चालू हुई और आगे अपन को क्या चीज करनी चाहिए। भारत के जितने भी जंगल है उन जंगलों को बचाने के लिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया ने 1878 के अंदर सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए थे। भारत का सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1878 के अंदर। मुख्य था कि क्या जंगल होंगे, जंगल कैसे परिभाषित होंगे, जंगलों का बचाव कैसे होगा, जंगलों के ऊपर एकाधिकार किसका होगा। फिर वो जो जंगल का अधिनियम है 1927 के अंदर एक अधिनियम आता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1927। उसके अंदर जंगल को बचाने की भूमिका मुख्यतः राज्य सरकारों को दी गई। जैसे राजस्थान को पहले राजपुताना कहा जाता था तो उन राजपुताना के अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज को या एक उस लूजली वर्डेड उस स्टेट को एक जिम्मेवारी दी गई कि आप अपने अपने जंगलों को बचाओगे। 1947 के अंदर भारत आज़ाद हुआ। हालांकि जो वन अधिनियम 1927 है वो फिर भी कंटिन्यूड रहा। 1952 के अंदर एक इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आती है। आज़ाद भारत के अंदर एक फॉरेस्ट पॉलिसी लाई जाती है कि हिंदुस्तान के 33% भूभाग को अपन को जंगल में या तो जंगल बनाए रखना है या जंगल लगाना है। 33% भूभाग को 1952 के अंदर ये भारत सरकार डिसाइड करती है कि अपन 33% हिंदुस्तान के भूभाग को जंगल बनाएंगे। 1977 के अंदर संविधान के अंदर 42वां संशोधन होता है और उस संशोधन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें जोड़ी जाती है जो पहले संविधान के अंदर नहीं थी। एक तो सरकार का दायित्व क्या होगा और एक आम आदमी का दायित्व क्या होगा। उसके अंदर कुछ चीजें जो जोड़ी गई वो ये थी कि आप वन जीवों को, जंगलों को, नदी नालों को कैसे संरक्षित करेंगे और इनका बचाव कैसे करेंगे। इसी संशोधन के बाद हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट जो कि
राज्य सरकार का विषय था। भारत के संविधान में 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो जंगल जो मुख्यतः एक स्टेट का सब्जेक्ट था, उसको आपने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि जहां अभी तक सिर्फ राज्य सरकार ही अपने फॉरेस्ट के प्रति कोई कानून या संशोधन या सर्कुलर या परिपत्र ला रहे थे, उसके बाद राज्य सरकार, केंद्र की सरकार भी फॉरेस्ट के ऊपर कोई अधिनियम ला पाएगी। 1980 के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन वन संरक्षण अधिनियम आता है और उस 5 सेक्शन के कंजर्वेशन अधिनियम के अंदर कुछ परिभाषा दी गई कि इन जंगलों को कैसे बचाया जाएगा। 1988 के अंदर एक और फॉरेस्ट पॉलिसी आती है और उस फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर भी वही चीज जो 1952 के अंदर थी वो दोहराई जाती है कि हमें हिंदुस्तान के जंगलात कैसे बचाने चाहिए। 1995 के अंदर एक टी.एन. गोदावर्मन करके एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की जाती है कि भारत के जंगलात को कोई भी कारण, चाहे वो आरा मशीन हो, चाहे वो बढ़ती आबादी हो, चाहे वो फैक्ट्रियां लगाना हो, किसी भी बहाने से, किसी भी इरादे से, किसी भी कानून में कोई कमी पेशी की वजह से कैसे जंगलात की जमीन कम होती जा रही है, इन जंगलों को बचाना चाहिए। अपन जिससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं वो आदेश है 12 दिसंबर 1996 का, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय जंगल और जंगल की जमीन की परिभाषा देता है कि जंगल क्या है। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 1927 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन वन संरक्षण अधिनियम के अंदर फॉरेस्ट को परिभाषित नहीं किया गया, जंगल को परिभाषित नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 1996 के अंदर जंगल और जंगलात की जमीन को परिभाषित किया गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जंगल वो जो शब्दकोश के अंदर जंगल परिभाषित है, जो देखने से जंगल लगे। हालांकि कानून के अंदर जंगल को रजिस्टर्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 3 की संज्ञा दे रखी है। वो रजिस्टर्ड फॉरेस्ट, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। जो अपने ये सेंचुरीज बनती है, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अलग अलग अधिनियम के प्रति ये जंगलों के कुछ भूभाग के ऊपर ये सेंचुरीज बनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वाइल्ड एनिमल्स, जो वन्य जीव हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इनका संरक्षण कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने 1996 में बोला कि शब्दकोश के अंदर जो जंगल की परिभाषा दी गई है और जमीन पे वास्तु स्थिति में उस जंगल की परिभाषा में अगर कोई जमीन आती है, उसके मलकियत को, उसके मालिक को नहीं देखा जाएगा। चाहे वो जमीन प्राइवेट ओनर की है, चाहे वो जमीन सरकार की है, चाहे वो जमीन सोसाइटी की है। उसको बचाने के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए। कुछ डायरेक्शंस ये दिए कि हर राज्य के अंदर, चूंकि हर राज्य के अंदर फॉरेस्ट की परिभाषा अलग अलग है। अगर अपन पूर्वोत्तरी राज्यों में जाएं तो वहां पे फॉरेस्ट अलग है, अपन उत्तर में जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और उत्तराखंड में जाए वहां पे जंगल की परिभाषा अलग है, दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में जंगल की परिभाषा अलग है, और अगर अपन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी जंगल की परिभाषा अलग है। आप अगर मेरे गृह जिले जैसलमेर में जाएंगे तो वहां पे जंगलात की जमीन अलग होगी। अगर आप उदयपुर में जाएंगे तो जंगल की जमीन अलग होगी, बांसवाड़ा में जाएंगे तो जंगल की जमीन अलग होगी, अलवर में जाएंगे तो अलवर में जंगल की जमीन अलग होगी। राजस्थान एक अपने आप में मिनी हिंदुस्तान है। आपको +50 डिग्री का टेम्परेचर चूरू और जैसलमेर में भी देखने को मिलेगा, माइनस का टेम्परेचर माउंट आबू में भी देखने को मिलेगा, जैसलमेर में भी देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी में भी मिलेगा। ये तो सिर्फ राजस्थान में। अब उच्च न्यायालय ने टी गोदावर्मन में 1996 में यह कहा कि आप, हर सरकार अपने हिसाब से फॉरेस्ट की परिभाषा देगी। इसके लिए सरकार एक स्टेट एक्सपर्ट बॉडी बनाएगी। वो स्टेट एक्सपर्ट बॉडी, सरकार मिलके एक फॉरेस्ट की भूमि क्या होगी, कॉम्पोजिशन कैसे होगी, उसको डिसीजन देगी। 2004 के अंदर राजस्थान के अंदर एक कपूर कमेटी बनती है। कपूर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है कि राजस्थान के अंदर इतने बीघा रजिस्टर्ड फॉरेस्ट है, इतने बीघा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इतने बीघा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। अब उस कपूर कमेटी के अनेक्सर 3, 5, 6 के अंदर बताया कि राजस्थान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है देव वन भूमि। देव वन भूमि किस जिले के अंदर, कितनी मात्रा के अंदर, कितने बीघों के अंदर है। जब आई बात फॉरेस्ट की परिभाषा को डिफाइन करने की, तो कपूर कमेटी ने बोला कि 175 हेक्टेयर भूमि
और 5 हेक्टेयर भूमि के अंदर कम से कम 200 पौधे, वो फॉरेस्ट है। अब वो जमीन प्राइवेट है या सरकारी है, उसको फॉरेस्ट माना जाएगा और उसको बचाने की आपकी मेरी जिम्मेवारी है। हालांकि उस डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने आदेश से विलोपित कर दिया कि नहीं, ये आपकी डेफिनेशन जो ये आपकी परिभाषा है बहुत संकुचित है, बहुत नैरो माइंडेड है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन परिभाषा तो वही है जो हमने 1996 के अंदर दी। अब एक माननीय उच्च न्यायालय के अंदर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक अर्जी लगती है। वो अर्जी ये कहती है कि राजस्थान के अंदर देवन भूमि, ओरण भूमि, देवबनी अलग अलग नाम से प्रचलित उन ओरण भूमियों को भी इस फॉरेस्ट की जमीन के अंदर काउंट करा जाए, इंक्लूड करा जाए, जिसको संज्ञा दी गई डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट हिंदी में मोटा मोटी जो मेरे को पढ़ने में समझ में आया कि वन जैसा, सरकारी दस्तावेज में, सरकारी रिकॉर्ड में वो वन नहीं है, वो वन जैसा रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी ओनरशिप सरकार के पास नहीं है, बट वो वन जैसा है। चूंकि देव वन भूमियों में ये प्रथा थी, ये अपना विश्वास था, ये अपना अटूट विश्वास था, और आजाद भारत से पहले इन ओरणों के लिए मुख्यतः लिखित रूप में कोई ओरण, कोई कानून नहीं था। ये एक समाज ने खुद के कानून बनाए कि अपन जब ओरण भूमि में जाएंगे तो अपन नंगे पैर जाएंगे, अपन हरी लकड़ी नहीं काटेंगे और अपन उसका संरक्षण करेंगे, उसमें अपने पशु मवेशी चरने जाएंगे, मगर उसका कोई भी फल अपन घर पे नहीं लेकर जाएंगे। किसी भी प्रकार की हरी लकड़ी अपन नहीं काटेंगे, सूखी लकड़ी अपन अपने घर के उपयोग के लिए मार्केट में बेचेंगे नहीं। ये कुछ परिभाषा अपने समाज ने बहुत पहले दे दी। जैसलमेर के अंदर कुछ ओरणे हैं जो 700-800 साल पुरानी है। तब कानून लिखित रूप में कम था, बट सामाजिक प्रेशर बहुत था और सामाजिक समरसता के तहत ये व्यवस्थाएं डेवलप करी गई थी। अब जब डीम्ड फॉरेस्ट की बात आई तो अब डीम्ड फॉरेस्ट के ऊपर कानून कौन सा होगा, डीम्ड फॉरेस्ट से आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा, डीम्ड फॉरेस्ट से उन संस्था को, उन मंदिरों को, उन मठों को, और जो आम जीवन के अंदर अपने क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये चीज सोचने और समझने के लिए मुख्यतः मेरे को आज बोलने की इजाजत दी गई। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश पढ़े और जितनी मेरी कानून की समझ है, 96 के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा गया है कि इन डीम्ड फॉरेस्ट की भूमियों के ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा। अब जब अपन बात करते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम लागू होगा तो उसके अंदर कुछ पाबंदियां हैं और उसके मालिक होंगे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर या रेंजर, या जो उसके अंदर एक वर्ड यूज कर रखा है अथॉरिटी। अब अगर आज मेरे को मेरी गायों को भादरिया की ओरण में लेकर जाना है, कितने बीघे में चरेगी, कितनी सूखी लकड़ी ले जानी है, मेरी गायें कब चर पाएगी, मैं कब जा पाऊंगा, मैं कब निकल पाऊंगा, इसकी परमिशन मेरे को उच्च अधिकारियों से समय अनुसार लेनी पड़ेगी। क्या मैं चौमासे के वक्त जा पाऊंगा, क्या मैं सियाड़े में जा पाऊंगा, क्या मैं उनाड़े में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अगर मान लो मेरे ओरण के अंदर आग लग जाती है, उसके क्या स्टेप होंगे। अगर मैं उन कंडीशंस की, उन पाबंदियों का उल्लंघन करता हूं तो सजा और जुर्माने का भी प्रमाण है, उसके अंदर प्रोविजन है। कुछ जो ओरण गोचर से संबंधित टीम अलग अलग हिसाब से काम कर रही है। कुछ लोगों ने पर्सनली मेरे को फ़ोन करके भी ये कहा गया कि मेरे को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि या ना मेरे को कुछ लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए, या मेरे को डीम्ड फॉरेस्ट की सही संज्ञा देनी चाहिए ताकि सबको साफ और स्पष्ट पता चले कि डीम्ड फॉरेस्ट क्या है। तो मेरी नज़र में पहली जो शॉर्टकमिंग या पहली जो कमी है डीम्ड फॉरेस्ट में, जैसे आज जो भादरिया माता जी की ओरण भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वो दर्ज है निजी संपत्ति भादरिया राय देव वन भूमि, ना कि राज्य सरकार। एक अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि सर्व भूमि गोपाल की। राजस्थान की जमीन में कर्नाटक राज्य ने एक एप्लीकेशन लगाई माननीय उच्च न्यायालय में कि ये डीम्ड फॉरेस्ट, चूंकि वन संरक्षण और फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कहीं भी परिभाषित नहीं है और ये सिस्टम हम लागू नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर काफी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो आज की तारीख में गूगल के हिसाब से कर्नाटक एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक अर्जी लगा रखी है कि डीम्ड फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हमारे राज्य में नहीं बैठ सकता।
अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जैसे मैंने बताया कि 2 कानून है, दोनों कानून के अंदर ओरण परिभाषित नहीं है। गोचर या पास्चर जिसको कहते हैं, पास्चर तो परिभाषित है। अब अगर डीम्ड फॉरेस्ट आ जाता है तो जैसे भादरिया माता जी का ट्रस्ट है, जैसे कोड़ू बाबू जी का ट्रस्ट है, और ओरण पे अलग अलग ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्ट के क्या पावर्स होंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दैनिक भास्कर और पत्रिका के अंदर एक विज्ञप्ति निकाल दी और बोला कि ऑब्जेक्शन और सुझाव, आपत्तियां और सुझाव दोनों आमंत्रित हैं। अब जैसे कि भारत की दंड संहिता थी, केंद्र सरकार ने एक नया कानून लेकर आए, भारत न्याय संहिता। भारत न्याय संहिता लाने के लिए पहले वेबसाइट पे और बड़ा प्रचार प्रसार करा गया कि हम नया कानून ला रहे हैं, किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो इस कानून को पढ़ें और ऑब्जेक्शन दें। तो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऐसा कोई डीम्ड फॉरेस्ट राजस्थान में लागू करना था, उसका आम जनमानस तक प्रचार प्रसार करना चाहिए था, आम जनमानस को समझाना चाहिए था कि क्या हानि होगी, क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। आपने सिर्फ विज्ञप्ति के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर ये विज्ञप्ति प्रसारित, वो ओरण राजस्व रिकॉर्ड के अंदर निजी संपत्ति देव वन भूमि के नाम से दर्ज है, तो आपने ओनरशिप और मलकियत के कॉलम के अंदर राजस्थान सरकार को मालिक बता दिया। काउंटिंग के अंदर करने में आंकड़े बताने के लिए इन आंकड़ों के माया जाल के अंदर आपने डेजर्ट नेशनल पार्क को भी जैसलमेर के अंदर जोड़ लिया। डेजर्ट नेशनल पार्क तो ऑलरेडी डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसको संरक्षण देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नोटिफाइड है। अब डीम्ड फॉरेस्ट का ऑब्जेक्शन और आगे का एक्शन क्या रहेगा? जितनी मेरी वार्तालाप सूरजमाल सिंह जी से हुई, जुगत सिंह जी कन्नौज से हुई और बाकी संबंधित लोगों से हुई जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि अपन राज्य सरकार को भी इस चीज को सुझाव दें कि डीम्ड फॉरेस्ट पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, काफी मंदिर और मठ बन रखे हैं जो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, सबको एक ही निगाहों से देखें कि सब जने ओरण पे या गोचर पे कब्जा कर रहे हैं, ये सरासर अन्याय होगा। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ओरण और गोचर को बचाने के बहुत सुंदर और नेक काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने गोचर को बचाया है। बहुत सारे इंडिविजुअल आदमी हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय में आम जीवन के अंदर मुद्दे उठाकर और ओरण और गोचर को एनक्रोचमेंट कब्जा मुक्त कराया है। तो मेरी राय में डीम्ड फॉरेस्ट के लिए या तो अपन उच्च न्यायालय में अपनी तरफ से संघ के नाम पे एक अर्जी डालें कि ये डीम्ड फॉरेस्ट क्यों राजस्थान के अंदर सक्सेसफुल नहीं है, और अगर आप मान लो जैसे आज मेरे को आज़ाद भारत के अंदर कोई भी बिजनेस या कोई भी धंधा करना है, उस हर बिजनेस के लिए कानून है। आज मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो फैक्ट्री के अंदर पोल्यूशन नियंत्रण के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ डायरेक्शंस दे रखी है कि अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो आपका गंदा पानी, अपशिष्ट जिसको अपन कहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो अगर आपकी इंटेंशन, आपकी सोच ये है कि हमारे को देश के ओरण और गोचर बचाने हैं या ओरण बचानी है, तो आप ओरण के ऊपर कानून लेकर आए। यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति वो नहीं होगा जिसके मन में ये व्यवहार आया होगा कि मेरे को ये सोच आई होगी कि मेरे को गोचर के ऊपर या ओरण के ऊपर कब्जा करना है। यहाँ आज अपन सब एकत्रित हुए हैं कि ये जो अपनी सांझी विरासत है ओरण, इस ओरण को बचाया कैसा जाए, क्योंकि ये ओरण उन देव वन भूमियां हैं जिन देवों के लिए अपन ने उस ओरण भूमि को, उस भूमि को रिजर्व रखा था। तो पहला तो स्टेप मेरी नजर में ये होगा कि अपन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी लगाएं कि क्यों ये ओरण भूमियां डीम फॉरेस्ट में ना जाए और जाने से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये उच्च न्यायालय को भी जाकर बताएं कि ओरण को अगर आप डीम्ड फॉरेस्ट में जाएंगे तो इन संस्थाओं का, इन ट्रस्ट का, आम आदमियों का क्या होगा। ये बहुत सरल है ये कह देना कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं आएगी, बट ये अपन भी जानते हैं जब किसी प्रकार का कानून आपके ऊपर लागू होता है, पाबंदी आज नहीं आएगी, देर सवेर कल आएगी। देर सवेर अपन को रेंजर के पास, फॉरेस्ट ऑफिसर के पास अपने पशु मवेशी एवड लेकर जाने पड़ेंगे कि पिछले साल तो मेरे पास 40 थे, आज 100 हो गए। क्यों ना एक सार्वजनिक कमेटियां बनाई जाए, क्यों ना एक कानून बनाया जाए इन ओरण को आम आदमी को देने के लिए। पंचायती राज अधिनियम के अंदर प्रोविजंस बन रखे हैं कि गोचर को बनाने के लिए कैसे ग्राम सभा उस गोचर को संभालेगी। तो जब आपने गोचर को बनाने के लिए, गोचर को बचाने के लिए, गोचर के संरक्षण के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंदर कमेटियां बना रखी है, ग्राम सभा को उसको मालिक बना रखा है, तो क्यों ना ये ओरण भूमियां भी वापस उसी जिम्मेदार समाज को दी जाए जिसी जिम्मेदार समाज ने 1000 साल पूर्व इस ओरण को बनाया गया था।
ठीक बात है कि पॉपुलेशन प्रेशर हो रहा है कि 2001 के अंदर जैसलमेर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी जो थी 11 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, आज वो बढ़ चुकी है। पूर्वी राजस्थान में घनत्व और बढ़ चुका है। जमीन सबको चाहिए, बट इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप उसको फॉरेस्ट में डाल दें। अब हुआ क्या कि 1952 के अंदर जो आपने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई, 1952 के अंदर आपने बोला कि 33% भूभाग को हम जंगलात में कन्वर्ट करेंगे। उसका सर्वे कैसे होता है? उसका सर्वे होता है सैटेलाइट से। उस सैटेलाइट के माध्यम से सर्वे करा जाता है कि आज की तारीख में सिर्फ 24%, जो आपका टारगेट 1952 में था कि हम 33% करेंगे, आज की तारीख में 24% भूभाग ही फॉरेस्ट या जंगलात बना है। अब उस जंगलात की जमीन में सिर्फ जंगल नहीं है, उस जंगलात की भूमि में चाय के बागान जैसे प्लांटेशन, जिसके अंदर कॉफी, रबर, इनको जो प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, वो प्लांटेशन की जमीन भी है। इन भूमियों के अंदर वो पेड़ पौधे भी हैं जो प्राइवेट संस्थाओं ने, इंडिविजुअल आदमियों ने, अलग अलग ग्राम सभाओं ने पिछले 50 वर्षों के अंदर सघन प्लांटेशन करी है, ये वो भी काउंट हो रखे हैं। तो बेसिकली 1952 से लेकर 2024 में अपन 33% का टारगेट भी पूरा नहीं कर पाए, और उस 33 में भी या उस 24 में भी प्राइवेट पौधों को भी या प्राइवेट प्लांटेशन को भी गिना गया। अब आप संयुक्त राष्ट्र के अंदर जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के अंदर एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि हम जंगल भारत के अंदर बचाएंगे और हम इस जंगल वाला जो टारगेट है इसको पूरा करेंगे। तो आपने या कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने या कुछ अफसरों ने या कुछ कम्युनिकेशन की वजह से वो 33% टारगेट पूरा करने के लिए आपने देव वन भूमियों को भी सम्मिलित कर लिया। तो एक झटके में जैसलमेर जैसे जिले ने आपको 2 लाख भूमियां दे दी, आपका वो टारगेट पूरा हो गया। 2 लाख हेक्टेयर जमीन दे दी, वो आपका टारगेट पूरा हो गया। जब 2023 के अंदर नया वन संरक्षण अधिनियम आया, उस अधिनियम को कुछ रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने उच्च न्यायालय के अंदर चैलेंज करा, तो ये संपूर्ण डेटा उस पिटिशन के अंदर, उस याचिका के अंदर दिया गया और बताया गया कि ये वन संरक्षण अधिनियम नया वाला जो 2023 वाला संशोधित है, इससे जंगलात की जमीन खुद खत्म हो रही है। अब जो उच्च न्यायालय ने 1996 के अंदर फॉरेस्ट की परिभाषा दी थी, वन संरक्षण अधिनियम 2023 ने उसको सिर्फ 2 कैटेगरी में बांट दिया कि एक तो रजिस्टर्ड फॉरेस्ट और एक कट ऑफ डेट दे दी अक्टूबर 1980 की, जो उससे पहले फॉरेस्ट हैं बस वही फॉरेस्ट हैं, और कुछ उसके अंदर रियायतें, कुछ रिलैक्सेशन दे दी है कि कितनी भूमि फॉरेस्ट मानी जाएगी। बॉर्डर के पास वाली 100 किलोमीटर की, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी ओनरशिप में, उनको भी माफी दे दी जाएगी, और ऐसे करके बहुत सारी रिलैक्सेशन है। कुल मिलाकर देव वन भूमियां जाना समाज के लिए मेरी नजर में नुकसान का सौदा है। इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला, और अगर कुछ संस्थाएं जैसे ये संघ ओरण गोचर को बचाना चाह रहा है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। आप जो सघन आज मान लो आप कोई भी ओरण के ऊपर काम करना चाहते हो, आपको इजाजत नहीं मिलेगी, आपको संबंधित जिला अधिकारी के पास जाकर वो काम की परमिशन मांगनी पड़ेगी। वो परमिशन मिले या नहीं मिले वो उस अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। मेरी तो सरकार से, वो मेरी निजी राय है, मेरी सरकार से ये मांग है संघ के माध्यम से कि अगर आपको ओरण बचानी है, ओरण के लिए आप कोई परिभाषा लाएं, ओरण के ऊपर आप कोई कानून लाएं। सिर्फ आंखें मूंद के एक शॉर्टकट तरीके उसको सिर्फ राजस्थान वन अधिनियम के अंदर डाल देने से समस्या का हल नहीं होना या समस्या का समाधान नहीं मिलना। ये जो फॉरेस्ट सर्वे की जो बात मैंने कही थी, ये 2019 के हिसाब से सिर्फ 24.56% हिस्सा ही भारत के अंदर अभी तक फॉरेस्ट कवर हुआ है। राजस्थान के अंदर आज की तारीख में लगभग 32,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि फॉरेस्ट के पास है, जो राजस्थान के भूभाग की 7% है। फिर ये आप जब ये लाखों हेक्टेयर भूमियां जोड़ लेंगे तो शायद ये 10 या 11% भूमि हो जाएगी। अब अगर सूरजमाल सिंह जी मेरे को इजाजत दें, मोटा मोटी बात हो गई है, हुक्म, फिर थोड़ा कोई क्वेरीज करनी होगी, क्वेरी के लिए ओपन है हुक्म। किसी को भी अगर प्रश्न है